नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक यादव। आज जिस खबर पर हम आपका ध्यान खींचने वाले हैं वो हर एक शख्स से जुड़ी हुई है, सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई ये खबर है। ईश्वर न करे कि कोई बीमार हो, लेकिन बीमार होते हुए भी इलाज के लिए अगर जेब से पैसे खर्च करने पड़े, बीमा होते हुए भी अगर जेब से पैसे खर्च करने पड़े तो इससे बड़ी लाचारी क्या होगी। इसे ही कहते हैं कैशलेस का क्लेश, और देश में लाखों मरीजों को ये लाचारी झेलनी पड़ती है। अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने इस क्लेश को खत्म करने की पहल की है। बड़े हॉस्पिटल चेन्स के साथ मिलकर कैशलेस फॉर ऑल को साकार करने के लिए आने वाले 6-7 महीने में बड़े समझौते करने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या कैशलेस हेल्थ केयर का ये सपना साकार होगा या फिर ये भी एक और कागजी वादा बनकर रह जाएगा। आज आपकी खबर आपका फायदा में बात होगी इसी मुद्दे की, कैशलेस के क्लेश का पक्का इलाज। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे मेहमानों के साथ चर्चा। देश में स्वास्थ्य बीमा को लेकर लोगों के मन में अब भी कई सारे सवाल हैं। आज भी बड़ी आबादी बीमा कवरेज से दूर है और जिनके पास बीमा है भी उनके दिल में भरोसा कम और सवाल ज्यादा है। क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, मरीज जेब से लाखों खर्च कर रहे हैं और ग्रामीण भारत में तो बीमा सिर्फ कागजों पर दिखता है। खासतौर पर कैशलेस सुविधा नहीं होने से ये सवाल और गहराते हैं। लेकिन अब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एक बड़ा कदम उठाया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जल्द ही देश के बड़े अस्पताल संगठनों के साथ सीधे टाई अप करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले 6 से 7 महीनों में हॉस्पिटल्स एसोसिएशन के साथ MOU साइन होने की संभावना है। इसका मकसद एक ही है, कैशलेस फॉर ऑल को हकीकत बनाना। अगर ऐसा हो पाया तो मरीजों के लिए इलाज की दरें तय होंगी और अस्पतालों की मनमानी खत्म होगी। इसके अलावा कैशलेस क्लेम की प्रक्रिया सरल और डिजिटल होगी। कैशलेस सुविधा में बीमा धारकों को सीधे लाभ मिलता है और जेब से भुगतान की जरूरत खत्म होगी। जी बिजनेस के सूत्रों के मुताबिक देश के बड़े अस्पताल समूहों ने इसमें रुचि दिखाई है। कई इंडिविजुअल हॉस्पिटल चेन्स भी इस नेटवर्क से जुड़ने को तैयार हैं। इससे अस्पताल और बीमा कंपनियों में तालमेल भी बेहतर होगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक MOU का ड्राफ्ट तैयार है और सिर्फ हस्ताक्षर ही बाकी है। ये समझौता न सिर्फ कैशलेस क्लेम को आसान और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि इलाज की दरों को रैशनल यानी कि वाजिब करने में भी मदद करेगा। कैशलेस फॉर ऑल का मतलब है बीमा धारक किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में जाए और उसे जेब से एक भी रुपया ना देना पड़े। लेकिन हकीकत ये है कि देश में आज भी कैशलेस इकोसिस्टम नहीं बन पाया है। IRDAI की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 66.16% क्लेम ही कैशलेस मोड में निपटे। बाकी 39% मामलों में मरीजों ने पहले जेब से भुगतान किया और फिर क्लेम लिया, यानी देश का हर तीसरा क्लेम कैशलेस मोड में निपट रहा है। कई बार तो पैसे वापस ही नहीं मिलते। ये स्थिति गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए भारी वित्तीय दबाव बनाती है। इसके अलावा क्लेम रिजेक्शंस भी एक बड़ी दिक्कत है। हालांकि इसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन IRDAI की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार हर 100 क्लेम में से 11 क्लेम खारिज हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में मरीजों ने इलाज के लिए पैसे दिए, लेकिन बाद में क्लेम रिजेक्ट हो गया। कारण दस्तावेजों का पूरा ना होना या अस्पष्ट शर्तें। और ये सारी चुनौतियां उस समय में है जब देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन चुनौती बना हुआ है। IRDAI डेटा 2023-24 के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य बीमा या पेनिट्रेशन यानी कि पहुंच सिर्फ 3.7% है, जो 2021-22 में 4.2% थी। यानी बीमा का कवरेज घट रहा है, जबकि महंगाई और इलाज का खर्च बढ़ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के मुताबिक महज 30% महिलाएं और 33% पुरुष ही बीमित हैं। इनमें भी ग्रामीण भारत में लोग बीमा तो ले लेते हैं पर सुविधा नहीं मिलती। अगर सभी अस्पताल मिलकर कैशलेस फॉर ऑल की तरफ बढ़े तो सिर्फ बीमा ही नहीं बल्कि देश में इलाज के कल्चर में भी बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि आज भी इलाज का खर्च जेब पर भारी है। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2021-22 और NSSO के डाटा के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति औसतन 6,000 से 8,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य पर खर्च होता है, जिसका 39.4% खर्च आउट ऑफ पॉकेट होता है। गंभीर बीमारी की स्थिति में ये खर्च 50,000 से 5 लाख तक पहुंच जाता है, खास करके निजी अस्पतालों में इलाज के लिए। और यही वजह है कि आज भी देश में सिर्फ
एक बीमारी परिवार को मिडिल क्लास से गिराकर गरीबी रेखा से नीचे धकेलने के लिए काफी है। इसलिए अब ये देखना है कि अगले 6 से 7 महीनों में ये सिस्टम कितना मजबूत होगा और सरकार, बीमा कंपनियां, अस्पताल मिलकर इसे जमीन पर कैसे उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुद्दा बड़ा है, समस्या गंभीर है और सीधे तौर पर ये समस्या आपसे जुड़ी हुई है, तो जाहिर है इस पर चर्चा भी विस्तृत होनी चाहिए। हमारे साथ बड़ा ही खास पैनल है। हमारे साथ हैं नीलेश साठे, पूर्व मेंबर IRDAI है, डॉक्टर संजीव के सिंह है, मेडिकल डायरेक्टर हैं अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, और डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत स्वागत करेंगे आपका नीलेश सर, संजीव सर और अनुराग सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव सर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप AHPI के अहम पदाधिकारी भी हैं। क्या आज देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैशलेस मॉडल को पारदर्शिता से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अस्पताल अपनी दिक्कतों का भी हवाला देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि यह सिर्फ एक कागजी बात होकर रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस आमंत्रण के लिए। थैंक यू सर। आपकी बात बिल्कुल सही है और जैसा भी अभी बताया गया कि हमारे डिनायल्स हाई हैं, डॉक्यूमेंटेशन इनएडिक्वेट है, उसकी वजह से यह पूरी तरह से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पास नहीं कर पाते, प्लस जो पॉलिसी है उसके हिसाब से पूरी तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पा रहा। सो एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मैं हरियाणा चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ और हमने सारे हॉस्पिटल्स के साथ बात करी है। काफ़ी हॉस्पिटल्स बड़े पॉजिटिव हैं, वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैं वो भी काफ़ी हद तक आर्म ट्विस्ट करती है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्काउंट मांगने की कोशिश करती हैं। हॉस्पिटल एक्स का एक प्रोसीजर सेम कंपनी और हॉस्पिटल वाई का वो डिफरेंट स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ चार्ज होता है और उसको वो पे करते हैं और उसको वो किसी तरह से जस्टिफाई भी करते हैं। सो अभी कैशलेस फॉर ऑल, जो कि बहुत ही अच्छा एक ऐतिहासिक मूव है, अगर वो होता है तो पेशेंट्स के लिए बहुत इजी होगा, उनके लिए बहुत इक्विटेबल होगा और एफिशिएंट भी होगा। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि अगर वो कैशलेस है और किसी तरह से अगर डिनायल आता है तो वो हॉस्पिटल के ऊपर वो दबाव नहीं पड़ना चाहिए, कि हॉस्पिटल हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड, वो तो मरीज को देख चुका है, वो प्रोसीजर कर चुका है, सर्जरी कर चुका है। उसके बाद अगर प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज के लिए डिनायल आता है या इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन के लिए डिनायल आता है या फिर इंटरऑपरेबिलिटी हुई और वो टाइम लिमिट के लिए डिनायल आता है, तो इस डिनायल की वजह से अगर हम उस चीज़ को, कैशलेस को अडॉप्ट नहीं कर पाए और वो हमारे पे और ज़्यादा दबाव दे कि जो हम पूरी तरह से हर TPAs और हर इंश्योरेंस कंपनी और हर क्लेम को हम अडहियर नहीं कर पाए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ओवरऑल इन समरी सारे हॉस्पिटल्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो कैशलेस करना चाहते हैं, बिकॉज हर बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी का आपका एम्पैनलमेंट नहीं होता। यहाँ पे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के थ्रू सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। कैशलेस फॉर ऑल पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट है, कैशलेस फॉर ऑल हॉस्पिटल के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपका काफ़ी हद तक ये जो लॉजिस्टिक्स है वो हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और डिनायल पे हम पे नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी बात, अहम बात आपने कही कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या ग्रामीण इलाकों में भी हॉस्पिटल्स उतने पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर। साठे सर, आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बीमा कंपनियों को सीधा अस्पतालों से जोड़ देना, TPAs यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को दरकिनार कर देना तो नहीं होगा? ऐसा हुआ तो क्या एक नया झगड़ा तो नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं, दीपक जी, कैशलेस का मतलब ये नहीं है कि TPA जो है वो बर्खास्त हो जाएंगे या उनको दूर किया जाएगा। ओके। इंश्योरेंस कंपनीज ने TPAs इसलिए अपॉइंट किए हैं कि वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है। इसका मतलब ये है कि बिल्स वगैरह जो हॉस्पिटल से आएंगे वो उसकी जांच करके पॉलिसी के टर्म्स के मुताबिक जो पेएबल है और जो नॉन पेएबल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कॉटन होता है,
या कोई खाने की चीजें जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है, ब्रेकफास्ट बोलो या डिनर बोलो, लंच बोलो, ये डिसअलाउड है। तो ये देख के हॉस्पिटल्स को बताया जाएगा कि आपका इतना क्लेम आपने भेजा है, उसमें से हम इतना पे कर रहे हैं, कैशलेस है। ये सब टीपीए करेगा, ये नहीं कि ये इंश्योरेंस कंपनीज करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता हर गांव में। तो इसलिए टीपीए की आवश्यकता है और टीपीए अपॉइंट किए हुए हैं। क्या होता है कि आज भी 2/3 ऑफ द क्लेम्स आर कैशलेस। यानी ऐसा नहीं है कि कैशलेस कोई नई सुविधा जनरल इंश्योरेंस काउंसिल दे रही है। आईआरडीए ने यह स्पेसिफाई किया है कि आगे चल के हर क्लेम कैशलेस होना चाहिए। अब कैशलेस का मतलब क्या है? कैशलेस का मतलब यह है कि जब किसी भी सर्जरी के लिए, देखिए सर्जरी दो टाइप की होती है। एक तो प्लान्ड सर्जरी होती है, यानी जैसे कैटरैक्ट की सर्जरी है, मालूम है कि कैटरैक्ट हो गया है, कहीं ना कभी करना पड़ेगा। इसकी सर्जरी प्लान्ड होती है। तो उसमें पेशेंट ने पहले पूछना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को कि मैं नागपुर में रहता हूं, ये इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो आपके यहाँ कैशलेस की सुविधा है। वो लिस्ट में से चुन के वहां कैशलेस की सुविधा है, वहां आप जा सकते हो। कोई सर्जरी जो है वो अनप्लान्ड, कहने का मतलब सडनली कहीं गिर गए, घुटने में फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया, तो ये अनप्लान्ड सर्जरीज होती है। अब इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये जरूर बताती है कि ये इतने सारे हॉस्पिटल्स हमारे जो है ये इस गांव में कैशलेस सुविधा देती है। मगर आपके घर के नजदीक कोई हॉस्पिटल है जो जिसके साथ टाई अप इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है और वो कैशलेस की सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे समय आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूं। और फिर वो जो टीपीए है वो आपको एक हॉस्पिटल को एक फॉर्म भेजती है कि आपके यहाँ कितने बेडेड हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है कि नहीं, कितने हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, वगैरह वगैरह। और वो जांच करके वहां कैशलेस की सुविधा उपलब्ध भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो ये दो प्रकार की चीजें हैं। पहला तो सडन इमरजेंसी अगर आ गई तो कहीं भी जा सकते हो, मगर जाने के बाद विद इन 3 आवर्स यू शुड इंटीमेट कि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं एडमिट हो चुका हूँ। अब आप उसमें देखिए कि कितना बिल होगा, क्या होगा। जहाँ कैशलेस सुविधा है ना, वहाँ बहुत आसानी होती है। क्या होता है कि उस हॉस्पिटल में जब जाओगे तो पहले तो डॉक्टर क्या क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार की सर्जरी है, खर्चा कितना होगा, ये सब एस्टिमेट देती है। और फिर ये टीपीए को भेजा जाता है कि इस काम के लिए ये पेशेंट एडमिट हुआ है, आपकी इतनी लिमिट है और उसमें ये खर्चा होने वाला है। और फिर इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल देती है और अप्रूवल के बाद आप एडमिट होते हो और फिर एग्जैक्टली आपके सारे। बिल्कुल साठे सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पर जो प्लान्ड सर्जरी होती है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम तो अनप्लान्ड सर्जरी में ही आती है सबसे ज्यादा। अनप्लान में आती है, बिल्कुल सच है। मगर हर गांव में बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल जो है, जैसे एम्स पकड़ के सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ये सारे अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं। इन जनरल ऐसा बहुत कम देखा गया है कि बड़ा हॉस्पिटल है मगर अप्रूव्ड नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि छोटा हॉस्पिटल है, अप्रूव्ड नहीं है, और फिर वहां ये तो देखना पड़ेगा कि सारी सुविधाएं हैं। समस्या एक बहुत बड़ी हमने ये देखी है सर कि जो इन पैनल्ड हॉस्पिटल्स भी हैं वहां पर समस्या क्या आती है कि कैशलेस है, लेकिन जब मरीज एडमिट होता है उस समय अस्पताल कैश मांगते हैं, पेमेंट जमा करने के लिए कहते हैं। अब जो आदमी मरीज को लेकर गया है वो ज्यादा उनसे बात नहीं कर पाता है, अस्पताल जो कहते हैं उसको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब कैशलेस होने के बावजूद ये हॉस्पिटल्स पैसा मांगते हैं भर्ती करने के समय, ये समस्या कैसे रुकेगी? क्योंकि कैशलेस नाम का है, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स मांगते हैं। ज्यादातर समस्या है सर। नहीं, कहने का मतलब यह है कि कैशलेस का मतलब ही यह है कि प्री अप्रूव्ड सैंक्शन ले लो फिर एडमिट करो। ठीक, अगर इमरजेंसी है तो कई बार हॉस्पिटल ये कहता है कि चलो इमरजेंसी है, आपको 1 लाख रुपए जमा करो ताकि हम एडमिट कर लेते हैं, ठीक, और इन ये प्रोसेस करा लेंगे। ठीक, तो ये भी हो सकता है, इट कैन नॉट बी सेड कि ये नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर बाय एंड लार्ज जो सर्जरीज के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले अप्रूवल लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से या टीपीए से। में होता है सर, अप्रूवल ले लेते हैं। बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास, डॉक्टर मल्होत्रा आपके पास आएंगे सर, कि क्या कैशलेस फॉर ऑल सिर्फ शहरी लोगों की सहूलियत है, गांव के करोड़ों लोगों के लिए ये योजना है, या फिर ये एक सपना रह जाएगा सिर्फ? बहुत ज्वलंत विषय उठाया आज आपने। हर कोई आदमी इससे अफेक्टेड है। जो आप जहां तक कह रहे हैं कि मेट्रोज में है या टायर 2 टायर 3 गाँव में, जहां भी है इंश्योरेंस की रीच,
तो वहां पे कैशलेस ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। अब धीमे धीमे टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, छोड़ और छोटे शहरों में अच्छे हॉस्पिटल खुल गए हैं। अभी मैं आप सबका डिस्कशन सुन रहा था, 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे थे कि एक तो कैशलेस इज अ गुड थिंग, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन जैसे बात हो रही थी, इमरजेंसी पेशेंट है हमारे, कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे पास पेशेंट आता है एमआई का, तो ही नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो उसमें जो बताते हैं कि आप यू कैन प्रोसीड विद द थिंग्स, लेकिन कई बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम लोग पेशेंट से कुछ नहीं लेके कैशलेस है, उसमें हो जाएगा। अब वहां पे जो कैशलेस के लिए बाद में पता करा जाता है तो कहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है इनका, ही इज नॉट कवर्ड इन दिस। तो मल्टीपल चीजें हैं कि जो हिडन है, तो वो परेशानी वाली बात है। अगर हमारे पास कोई पेशेंट इमरजेंसी आया है, वी शुड गेट अर्जेंट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम देम कि आप प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी चीज ये बिल्कुल क्लियर उनकी तरफ से होना चाहिए कि ये पेशेंट है, इसमें आप ये कर सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। जो कैशलेस ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, कैशलेस ट्रीटमेंट और बाद में रिवर्स करने में और भी बहुत फर्क है। कैशलेस ट्रीटमेंट में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी बार्गेन करती हैं कि हम इतने, आप ये देख लीजिए जितनी भी कंपनीज हैं या टीपीएस हैं, उनके जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो एक नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। एक ही शहर में एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में, जैसे हॉस्पिटल में काफी हद तक स्टैंडर्डाइजेशन होता जा रहा है, एनएबीएच एक्रेडिटेशन हो गया है। एनएबीएच एक्रेडिटेशन मींस कि देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ फैसिलिटी व्हिच आर देयर कैन बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो आपकी टीपीएस है, इंश्योरेंस कंपनी, उस तरह कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। अगर हमारा एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है तो बाय इटसेल्फ उनका हर एक का एमेंडमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा इशू जो है कॉस्टिंग का है कि हाउ टू डिराइव कॉस्ट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। एक प्रोसीजर की जो कॉस्ट होती है वो निकालने के लिए हर एक कॉस्ट, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई उसमें जो भी बिजनेस हो रहा हो, उसमें कॉस्टिंग इज द बेसिक थिंग कि आपका जो प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट आ कितनी रही है, उसके ऊपर आप डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं, या टायर 2 टायर 1 सिटी या मेट्रो, तो उसके बारे में होता चला जाएगा वो चीज। लेकिन देयर इज नो क्लियर कट फार्मूला, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग दैट। तो परेशानी इन चीजों को लेके होती है। कैशलेस होना बहुत, अब जैसे ये जुलाई 24 तक हो जाना चाहिए, इसके बारे में बातचीत चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। उसके पीछे रीजन यही है कि कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई क्लियर कट अप्रोच नहीं है। फिर बोर्डर स्टेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉस्पिटल का स्टेशन होता है, वैसे इंश्योरेंस कंपनियां टीपीएस का होना चाहिए कि वो, बहुत सी कंपनीज हैं उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है। मतलब इशू ये है कि दे आर नॉट फैसिलिटेटर, दे डोंट फैसिलिटेट ए पेशेंट। जब पेशेंट है परेशानी में है भाई, उसका लिए सब कुछ होना चाहिए, बट वो तरह की डिमांड उठती है, इट शुड बी रिमूव। उसमें सब 3 चीजें, कॉस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और फैसिलिटेशन, तीनों चीजों में बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ ना कुछ होने की। एग्जैक्टली इन तीनों चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने उठाई डॉक्टर मल्होत्रा की, रेट जो है अलग अलग सर्जरी के अलग अलग हॉस्पिटल में बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आप छोटे शहरों में देखेंगे किसी सर्जरी का रेट कुछ है और बड़े शहरों में कुछ हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप ऑपरेशन या किसी सर्जरी के लिए जाते हैं तो आपको खुद ही नहीं पता होता कितने पैसे लगने वाले हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी समस्या है। डॉक्टर संजीव, आपके पास आना चाहेंगे सर कि जैसा कि आपने अभी बताया कि ज़्यादातर हॉस्पिटल पॉजिटिव हैं इसको लेकर, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स तो इस मॉडल में आना चाहेंगे, लेकिन छोटे और मिड लेवल अस्पताल इसमें क्या जुड़ेंगे, क्या वो तैयार होंगे? क्योंकि उनके पास अभी पूरा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आईटी सिस्टम नहीं है। संजीव सर। नहीं, देखिए, हर हॉस्पिटल अपना बिजनेस करना चाहेगा। उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उनको इंश्योरेंस के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा और टीपीए के साथ उनको कोलैबोरेट होकर के काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता देयर इज अ पॉइंट कि वहाँ पे हम डिसाइड कर पाएँ कि हम एसोसिएट होंगे या नहीं होंगे। जितना ज़्यादा आप अपना बैंडविड्थ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको बिजनेस आएगा, बिकॉज देयर इज़ कंपटीशन। और उसके अलावा देयर इज़ इनफ इंश्योरेंस विच हैज़ बीन फ्लाउटेड एंड द टीपीएज आर एग्जिस्टिंग। तो अभी फ़िलहाल बात यह है कि हम इसमें, इस प्रोसेस में अगर कैशलेस होता है, इट इज़ डेफिनेटली गुड फॉर द पेशेंट। और हर जना ये भी चाहेगा, बिकॉज अगर हम लोग ओथ लेते हैं कि वील डू नो हार्म, इट हैज़ टू बी पेशेंट सेंट्रिक, तो कैशलेस इज़ द नॉर्म विच शुड बी प्रैक्टिस्ड।
लेकिन इसके अंदर जैसे हमने भी एक एसोसिएशन के थ्रू, एक पार्टी के थ्रू हमने कहा कि 2-3 इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर ये मरीज आते हैं, इनका कैशलेस होना चाहिए, हम उनके थ्रू अपना क्लेम डाइवर्ट कराएंगे। तो 10 में से कम 3 क्लेम हमको डिनाई आ जाते थे। हमने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, लेकिन वो डिनाई आने के बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस टू अगेन स्पीक टू द पेशेंट जो कि डिस्चार्ज हो चुका है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी की, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल का जो एसोसिएशन है या नेटवर्क है ये इंश्योरेंस और टीपीए के साथ काम करे। टीपीए को भी इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए 24/7 अवेलेबल होना पड़ेगा। उनको रियल टाइम अप्रूवल्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो 5 बजे बंद हो जाते हैं एंड देन देयर आर पेशेंट्स हु गेट एडमिटेड लेटर इन द नाइट या डे केयर में अर्ली मॉर्निंग एडमिशन है, और अगर उनका अप्रूवल नहीं है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। केवल हॉस्पिटल्स अपने आप को तैयार करें और टीपीए अगर हैंड शेक नहीं करे तो पॉसिबल नहीं है। आप जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखेंगे, अगर आप सीओपीडी लिखते हैं तो वो डिनायल आ जाता है क्योंकि वो स्मोकिंग से रिलेटेड है। एस्थमा लिखते हैं तो डिनायल आ जाता है तो क्योंकि वो एयर पोल्यूशन के साथ रिलेटेड है। अगर फीवर 2 दिन के साथ एडमिट हो गया और यहाँ पे आकर के फीवर नहीं था तो डिनायल आ जाता है। कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसे थे जो कि आपने इन्वेस्टिगेट किए, एंडोस्कोपी किया, नॉर्मल आया तो डिनायल आ जाता है। वहाँ पे कैशलेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फिर आपने तो सर्विस प्रोवाइड कर दी, लेकिन it was in the best interest of the patient. So I think what would be the best is that there has to be a dialogue जहाँ पे हॉस्पिटल और टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी साथ मिलकर काम करें। कैशलेस फॉर ऑल इज अ गुड स्टेप। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि सामंजस्य होना चाहिए, जो आप कहना चाह रहे हैं सामंजस्य नहीं है। एक तरफ टीपीए का जो टाइम पीरियड है आप करें 24 आवर काम करना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। हॉस्पिटल 24 घंटे काम करते हैं, मरीज पहुंचता है, लेकिन टीपीए पे काम नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है और फिर उसका सारा हर्जाना भुगतना पड़ता है एक मरीज को। खैर, चर्चा लंबी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। आज बहुत ही शानदार मुद्दा है, और शानदार मुद्दा इसलिए क्योंकि ये सीधी तरह से आपसे जुड़ा हुआ है। किसके साथ कब क्या होगा किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब वो अस्पताल में जाता है और उसके बाद उस जटिलताओं से गुजरता है तब उसे पता चलता है कि ये जो कैशलेस स्कीम है ये कितनी फायदेमंद है और कितनी दिक्कत भरी है। ये सारी चीज़ें तब पता चलती हैं जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप अस्पताल पहुंचे। वापस चर्चा में एक बार लौटते हैं। साठे सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर कि अस्पताल बीमा कंपनियों पर आरोप लगाते हैं कि वो क्लेम में बहाने ढूंढती है, जैसा थोड़ी देर पहले संजीव सर ने भी कहा, दस्तावेजों के नाम पर टालती हैं। तो अस्पताल और बीमा कंपनियों में कैसे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनेगा, सहमति कैसे बनेगी, प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे बनेगा कि एक मरीज को इसके लिए सफर ना करना पड़े? अब बिल्कुल सही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स के लोगों को भी ये आश्वस्त करने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों में इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देगी और किन चीज़ों में नहीं देगी, ये भी बताने की ज़रूरत है। डॉक्टर संजीव जी जो कह रहे थे, टीपीएस को ये बताया गया है कि वो 24/7 वर्क करेंगे। अगर कहीं ऐसा दिख गया कि उनके ऑफिसेस बंद है जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो सीधे आईआरडीए के पास इसकी शिकायत की जा सकती है, क्योंकि आईआरडीए ने बताया है सारे टीपीएस को 24/7 काम करने के लिए। दूसरा यह है कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल जो है, उन्होंने अब ये एमओयू करने की शुरुआत की है। जो लेटेस्ट जो खबर आई थी उससे होगा क्या कि सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसमें कवर होगी। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-3 इंश्योरेंस कंपनी जो है उनके साथ टाई अप नहीं है। अब ये इसलिए है कि हर इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग टाई अप करती है हर हॉस्पिटल के साथ। जब जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टाई अप करेगी तो सारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली ये टाई अप के बंधन में आ जाएंगे। तीसरी बात यह है कि कई बार ये देखा गया है कि मेडिक्लेम की पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बीमारी को आपको उसके पैसे मिलेंगे। हर बीमारी को नहीं मिलते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर हाई फीवर है, मगर हाई फीवर नॉर्मल कोर्स में है और 2 दिन में फीवर उतर गया है,
तो इसके पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज ने आइडेंटिफाई किए हुए डिजीजेस हैं उसमें अगर ये कवर होता है तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो पेशेंट को भी ये लगता है कि मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी है, इसका मतलब मैं घर में ट्रीटमेंट लेने के बजाय मैं सीधे हॉस्पिटल चला जाऊं तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसे नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब हॉस्पिटल्स की एसोसिएशन और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जिसके सारी इंश्योरेंस कंपनी सदस्य है, इनके साथ जब एमओयू के तहत ये एग्रीमेंट होगा तो स्वभावतः सारे पेशेंटों को, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉलिसी हो, सबको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये बहुत बड़ा कदम जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने उठाया है और वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि आईआरडी ने भी बिल्कुल जाहिर तौर पर सर जितनी जल्दी इंप्लीमेंट हो उतना बेहतर है, क्योंकि इसमें इंतजार करने जैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर मल्होत्रा आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे सर, बहुत ही शॉर्ट में चाहेंगे जवाब आपका, कि इलाज की दरें रैशनल हों। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि कहाँ कौन सा इलाज कितने में हो रहा है, कहाँ क्या दरें हैं, लेकिन तय कौन करेगा कि ये दर सही है, ये दर गलत है? डॉक्टर तय करेंगे, बीमा कंपनियां तय करेंगी, या फिर डेटा एनालिस्ट तय करेंगे? तय कौन करेगा कि ये चीज़ें, या सरकार तय करेगी? एक मजबूत मैकेनिज्म सरकार लेकर आए कि सारे अस्पतालों को, चाहे वो शहर के हों, गाँव के हों, सबको मानना पड़े। एक जो प्रोसीजर है उसकी बेसिक कॉस्ट निकलनी चाहिए। हमारे यहाँ कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहां भी जा सकते हैं, जैसे यूएस में है, वहाँ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इट हैज वर्कड लॉट इन हेल्थ। तो उस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज उसकी कॉस्ट निकाल सकती है। बेसिक कॉस्ट क्या है, बेसिक कॉस्ट के ऊपर बाकी चीजें आती हैं कि आप मेट्रो में है, टायर 2 में है, टायर 3 में है, आपका कंप्लीटली NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, फैसिलिटी किस किस्म की है, तो हर एक के उसके पॉइंट्स होने चाहिए। उसके ऊपर बिल्कुल मिला के कॉस्ट जो निकल रही होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। डिफरेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज या TPs हैं उन सबके रेट फर्क है। एक ही हॉस्पिटल के लिए अलग अलग रेट है, जिसपे बात तय हो जाए, इस तरह वाली बात। दे ज्यादा ब्लैकमेल की हम इतना भी करेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। हम मेडिकल ट्रीटमेंट में है तो कई बार इसी चीज को लेके ट्रीटमेंट कंप्रोमाइज होते हैं। अगर जितना कंपनसेशन है वो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट हो पाएगा, तो उसको लेकर अल्टीमेटली नुकसान जो होता है वो पेशेंट का होता है। तो कॉस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इट हैज बीन नेग्लेक्टेड, इट शुड बी रेज्ड एट हाईएस्ट लेवल। जाहिर तौर पर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉस्टिंग की वजह से न जाने कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाते हैं सिर्फ इलाज कराने की वजह से। हालांकि ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है कि इसे आधे घंटे में ख़त्म किया जा सके, इस पर लंबी चर्चा की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास सीमित समय है। हालांकि ये कैशलेस सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ये है भी अच्छा। तमाम हॉस्पिटल्स हैं जहां पर चीज़ें बड़ी आसान हैं, आप जाते हैं, लेकिन ये प्लान वे में, जब आप अनप्लान्ड वे में जाते हैं सर्जरी कराने तो फिर समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। और अव्वल हम तो उम्मीद करेंगे कि आप बीमार ही ना पड़ें, अस्पतालों के चक्कर ही आपको ना लगाने पड़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका नीलेश साठे सर, संजीव सिंह सर और अनुराग मल्होत्रा सर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को स्पष्ट राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आज आपकी खबर आपका फायदा में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी++ पर। नमस्कार।